हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज हम एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं और आज जो इंडिया जहाँ पर खड़ा हुआ है उसके पीछे का रीज़न भी यही है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, ये क्राइसिस क्यों आया था, इसके पीछे का रीज़न्स क्या है और कितना हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हम लोगों को कितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, कितना अपमान फेस करना पड़ा, ये सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स। और कितना जो हमारा गोल्ड है वो उसको बाहर गिरवी रखना पड़ा, इवन कुछ अमाउंट हम लोगों को सेल करना भी पड़ा। ये सब डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। और ये बहुत ही पैथेटिक सीन था एक टाइम का, इतना क्राइसिस से हम गुजरे हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्रिस्टल एंड क्लियर इसका रीजंस, इसका इफ़ेक्ट, कैसे हम इस कंडीशन से हम कैसे रिकवर कर पाए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। इंडियाज़ 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो कंट्री है टोटली बैंकरप्सी में चला गया था ऑलरेडी। 2 weeks away, India was just 2 weeks away from a complete economic bankruptcy। बैंकरप्सी होने के लिए और 2 week था, ठीक है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम लोगों के पास है, जो गुड्स को परचेस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो सिर्फ 2 week का था। 1.2 बिलियन रुपीज़ यही हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व था। ये ओनली 2 week हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा रेगुलर चीज़ें हैं, फूड, ऑयल, ये सब चीज़ें। बीओपी क्राइसिस बहुत हुआ था। तो ओवरऑल इकोनॉमी टोटली बैंकरप्सी में चला गया था। देयर वाज ए स्पेसिकुलेशन दैट इंडिया वुड डिफॉल्ट ऑन इट्स एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये पूरे वर्ल्ड को डर था कि एक्सटर्नल पेमेंट जितना भी लोन वगैरह है ये इंडिया मिटा नहीं पाएगा। ये स्पेकुलेशंस हो गया था। इंडिया को इवन 67 टन्स ऑफ गोल्ड, ये बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट है, इसको गिरवी रखना पड़ा। थोड़ा सा सेल भी किया था, इससे 20 टन सेल करना पड़ा जो स्विट्ज़रलैंड को, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 सीआर गिरवी रखा था। इतना ख़राब कंडीशंस आ गया था इंडिया का। 60% ऑयल प्राइस बढ़ गया था, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है। करंट अकाउंट डेफिसिट्स वाज 3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3% करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था। मतलब ग्रोस अकाउंट डेफिसिट तो और भी ज़्यादा था, करीब 8 to 10% था। इन्फ्लेशन क्रॉस डबल डिजिट, 30% इन्फ्लेशन, जिसको हाई इन्फ्लेशन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि डबल डिजिट है। दिस बिकेम द ट्रिगर फॉर हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इन सब चीज़ों हुआ था, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन का वीडियो। देखिए, 1991 से पहले इंडिया का कंडीशन, बिफोर 1991 ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, ठीक है।
ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, और इसको एक आप क्लोज इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना के बराबर था, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता था इंपोर्ट में। तो ये सब बहुत बहुत ही टफ था एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करने के लिए। तो ये क्लोज इकोनॉमी के जैसा था, लाइसेंस राज था बहुत। एक छोटा मोटा इंडस्ट्री को क्रिएट करने, एक छोटा मोटा इंडस्ट्री अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ आपको डील करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑफिस जाना होगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही एक लाइसेंस को एक्वायर करना तो बहुत ही हार्ड था बिजनेस को स्टार्टअप करना। तो ये बहुत रेस्ट्रिक्शन था फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी। हाई इंपोर्ट 2.3% ऑफ जीडीपी ये था इंपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स 0.3% इस टाइप का था उस टाइम। इंपोर्ट 2.3% ऑफ जीडीपी का ओनली 2.3% था, और एक्सपोर्ट था 0.3, मतलब ट्रेड डिफिसिट तो होगा, ट्रेड डिफिसिट बहुत था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जितना भी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है उसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम जितना भी डोमिनेंट सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर वो गवर्नमेंट के अंडर में था। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये सब चीज़ 1991 से पहले था। प्राइवेट सेक्टर वाज टाइटली रेगुलेटेड, इनोवेशंस वाज डिस्करेज्ड। अगर बहुत रेस्ट्रिक्शन हो तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आएगा। बहुत सारे टैक्सेस ज़्यादा हो, बहुत एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट में बहुत टैरिफ लगा दिया हो तो प्राइवेट कंपनी ना आएगा ही नहीं। तो इसलिए इनोवेशंस वाज टोटली डिस्करेज था। इनोवेशंस नहीं था, कोई चीज़ प्रोडक्शन करने का इनोवेशंस नहीं था। जीडीपी ग्रोथ रेट स्टॉक एट 3.5% में जीडीपी टोटली रुक गया था। इसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि जीडीपी 1991 का जो जीडीपी 3.5 में स्टॉक हो गया था, तो उस टाइम उस जीडीपी को क्या बोलता था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे। राइजिंग फिजिकल डिफिसिट्स, फिजिकल जो डिफिसिट घाटती, जो फिजिकल राजस्व में जो घाटती था वो बहुत ही बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सब्सिडीज़, इनएफिशिएंट सब्सिडी, ये जो लोकल इंडस्ट्री है उसको 1991 से पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देता था, तो वो सफिशिएंट नहीं था, वो इफ़िशिएंट नहीं था, वो इनएफिशिएंट सब्सिडी था। तो ये भी एक कारण है। और जो प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत लो था। ग्रोथ तो स्लो होगा ही, तो ग्रोथ भी स्लो था। फॉरेन इन्वेस्टर अवॉइड इंडिया ड्यू टू हार्ड रूल्स एंड लो कॉन्फिडेंस। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई तो बहुत ही कम था, जो भी वगैरह है वो इंडिया को अवॉइड करता था कि नहीं इस कंट्री पर बिजनेस हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस हम लोगों का नहीं है, ये टोटली बैंकरप्सी के किनारे पर है, तो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर का सोच था, मतलब यहाँ पर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करता था। बीओपी डेफिसिट था, बैलेंस ऑफ ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन वॉच इट। तो बीओपी डेफिसिट भी बहुत था। देखिए इमीडिएट जो कॉज है, व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड ऑफ 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके पीछे का रीजंस क्या था, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये जो कलप्स हो गया था उसके पीछे रीजंस क्या था। गल्फ ऑफ वॉर ऑफ 1990 में गल्फ ऑफ वॉर हुआ था, मतलब जो इराक था वो कुवैत पर अटैक कर दिया था, इसको इन्वेस्टन किया था ड्यू टू इन्वेस्टन ऑफ कुवैत। कुवैत में बहुत
क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, क्रूड ऑयल वहाँ से उत्तोलन किया जाता है। तो इसलिए उसको इराक तो ये डिमांड भी करता था कि वो जो कुवैत का एरिया है वो हमारा टेरिटरी है। तो बहुत सारे रीजंस है, तो इसके लिए वो इस कंट्री पर अटैक कर दिया था। तो इसलिए जो प्राइस ऑफ ऑयल था वो बहुत बढ़ गया था, जो हम परचेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये 60% के आसपास बढ़ गया था। ठीक है, ग्रोथ फिजिकल डेफिसिट्स 9% टू 12.7% हो गया था, जो हम बोले पिछले स्लाइड में। जो फिजिकल पॉलिसी डेफिसिट था वो 9 टू 12.7% के आसपास हो गया था। ये एक रीजन्स है, ये एक बड़ा रीजन्स है। और एक रीजन्स है, वो है जो यूएसएसआर ये टोटली ब्रेकडाउन हो गया था। जो अभी का जो रशिया है वो 15 हिस्सों में वो ब्रेकडाउन हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन्स है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे तो वो यहीं से होता था, यूएसएसआर से। लगभग 20% हमारा जो एक्सपोर्ट था उस टाइम का 20% यहीं से होता था। तो ये एक बड़ा रीजन्स है। गल्फ ऑफ वार ऑफ 1990 एक बहुत बड़ा रीजन्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉरेक्स रिजर्व से कनेक्टेड है। तो ये मेन रीजन्स अब हम देख ले, हम इसको मेन रीजन्स हम एज्यूम कर सकते हैं। और फलिंग रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ ऑफ कंट्रीज, रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ, जो गल्फ ऑफ कंट्रीज़ है वहाँ पर हमारा जो एनआरआई नॉन रजिस्टर्ड जो इंडियन है वो वहाँ पर काम करता था गल्फ कंट्रीज़ में। तो वहाँ से वो रेमिटेंस भेजता था। जब कोई लोग बाहर काम करेगा इंडिया से बाहर, वो तो पैसा भेजेगा इंडिया में, तो वो बाहर का करेंसी अगर इंडिया में भेजेगा तो वो तो एक फॉरेन करेंसी हो गया ना। तो फॉरेन करेंसी इंक्रीज होता था हमारा, तो वो भी घट गया क्योंकि गल्फ ऑफ वार स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम मैनी इंडियन वर्कर जो रिटर्न से आया था, इसलिए फॉरेन करेंसी में डिक्रीज हो गया था। शार्प ड्रॉप इन एक्सपोर्ट में बहुत डायरेक्टली ड्रॉप आया था। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबल स्लोडाउन, टोटल ग्लोबल स्लोडाउन था। डोमेस्टिक इनएफिशिएंसी ट्रेड, हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो इनएफिशिएंसी था, वो इफ़िशिएंट नहीं था। डेफिसिट्स वाइडेंट बैडली, ये जो डोमेस्टिक इनएफिशिएंसी ट्रेड डेफिसिट था ये बहुत बढ़ चुका था। ग्लोबल में भी स्लो डाउन एक्चुअल में चल रहा था उस टाइम। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो ग्लोबल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। तो ये भी एक्सपोर्ट ऐसे ही कम था बहुत। तो ये भी एक रीजंस है। हाई फिजिकल डिफिसिट्स एंड पब्लिक डेब्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेवेन्यू बोरोइंग इंक्रीज ड्रास्टिकली। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू बोरोइंग, जो रेवेन्यू अमाउंट हम बाहर से बोरो करते हैं उससे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बढ़ गया था। तो ये तो नेगेटिव होगा ही। अगर रेवेन्यू बोरोइंग जो बाहर से हम लोन एज ए लोन हम ले आते हैं, अगर गवर्नमेंट का स्पेंड उससे ज़्यादा हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम होगा ही। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट रीच अनसस्टेनेबल, करंट अकाउंट्स डेफिसिट हो गया था। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो 1.2 बिलियन तक डाउन हो गया था। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कुछ इंटरनेशनल एजेंसी होता है वो क्रेडिट को चेक करते हैं। जैसे अगर आप बैंक में लोन लेने जाए तो वहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक किया जाएगा। तो उसी टाइप का इंटरनेशनल कुछ एजेंसी होता है जो एक कंट्री का क्रेडिट रेट चेक करता है कि ये लोन देने के लिए ये कंट्री
इकोनॉमिकली स्टेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो देखते हैं। तो ये डाउनग्रेड था इंडिया का। इंडियन फॉरेन लेंडर रिफ्यूज टू फेस लोन, जितना भी फॉरेन लेंडर है वो लोन देने से डायरेक्टली मना कर दिया था उस टाइम। तो इसलिए हम लोगों को बाहर से लोन भी नहीं मिल रहा था उस टाइम। तो ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि इकोनॉमी से अगर स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन था, तो उससे निकलने के लिए तो लोन चाहिए। अगर लोन नहीं मिलेगा तो कैसे निकलोगे? तो इसलिए ये एक बड़ा रीज़न है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी एक बड़ा रीज़न है। कोई डिसीजन नहीं ले रहा था इंडिया में। इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर हम लोगों को उसको झेलना है, तो जो फिस्कल पॉलिसी है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको तो एक साथ आना होगा। कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा। तो ये स्टेप कैसे उठाएगा अगर पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है कंट्री में, स्टेबिलिटी नहीं है उसका, एक स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि जितना भी था वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के लिए था। 2 इयर्स में 3 टाइम पीएम चेंज हुआ, प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम चेंज हुआ था 2 इयर्स में। इतना अनस्टेबल था इकोनॉमी, इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, बहुत ही अनस्टेबल था उस टाइम। वीपी सिंह 1989 टू 99 में, ठीक है, मतलब 1 साल के आसपास था। तो लॉस्ट बीजेपी सपोर्ट्स आफ्टर अरेस्टिंग एल के आडवाणी को अरेस्ट हो गया था एल के आडवाणी राम रथ यात्रा पर। ड्यूरिंग राम रथ यात्रा एक रैली था, तो उसमें वो अरेस्ट हो गया। तो इसके रीजंस में वीपी सिंह ने रिज़ाइन दे दिया 1999 में। तो फिर से इंस्टेबिलिटी आ गया। फिर आया चंद्रशेखर, ये भी इंस्टेबल था, ये भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, बनाया गया था गवर्नमेंट को, माइनॉरिटी था, मेजॉरिटी वोटर नहीं था, मेजॉरिटी वोट लेकर नहीं आया था। तो ये भी चला गया, कांग्रेस विथड्रॉ कर लिया उसका सपोर्ट, और मार्च 1991 में ये कोलैप्स हो गया। फिर आया पीएम नरसिंह राव जून 1991 में। ये भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट से ही इसको लाया गया था, लेकिन ये कांग्रेस वन मोस्ट सिंस 1991, बट नॉट ए फुल मेजोरिटी नहीं था। राजीव गांधी का एसासिनेशन के बाद ये आया था, ठीक है। अब देखिए इमरजेंसी स्टेप, हाउ इंडिया रेस्पॉन्डेड टू द क्राइसिस। इस क्राइसिस को कैसे झेला था इंडिया ने। गोल्ड प्लेज्ड टू फॉरेन बैंक को गोल्ड एज ए कोलैटरल इसको फॉरेन बैंक में रखा गया था, गिरवी रखा था। 67 टन्स ऑफ गोल्ड इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड बैंक में रखा गया था। 600 मिलियंस इसको कैश मिला था। 600 मिलियंस टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, उसको ये विश्वास देने के लिए कि हम लोग हमारा जो गोल्ड रिज़र्व है इसको भी गिरवी रखते हैं, हमारा लोन को डिफ़ॉल्ट फिर भी नहीं होने देंगे, चाहे हमारा रिज़र्व जो गोल्ड रिज़र्व है वो बाहर बेच देंगे या फिर गिरवी रख देंगे। तो इसमें क्या हुआ था, आईएमएफ का विश्वास आ गया था कि हाँ इंडिया का ये डिफ़ॉल्टर नहीं है, ये ट्राई कर रहा है स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। तो ये विश्वास दे रहा था। इमीडिएटली वो कुछ जो डिफ़ॉल्ट था उसको पेमेंट किया था इसमें। तो ये जो स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने, ये कुछ गोल्ड को बेच दिया और कुछ गोल्ड को, ये 2 महीने के बाद जो 47 टन गोल्ड था, ये आफ्टर 2 मंथ जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर तक ये 47 टन जो जो गोल्ड है इसको वापस लाया गया था। लेकिन 20 टन्स जो स्विट्ज़रलैंड को दिया था,
स्विट्ज़रलैंड बैंक में रखा था, ये टोटली सेल कर दिया था, ये वापस नहीं आया। तो ये जो स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने, इसको जब मीडिया ने इसको बोला था कि ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है या अपमान कर, बहुत बड़ा अपमान कर मैटर है, तो ये सब बोला था, तो छोड़िए, हो गया था। IMF एंड वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, इंडिया अप्रोच द IMF, IMF के पास गया था इंडिया, IMF फॉर ए बेल आउट। IMF एक बेल आउट दिया भी था, 2.2 बिलियन लोन का, 2.2 बिलियन लोन दिया था एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर। मतलब क्या, जो इस कंडीशन में दिया था कि आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। FDI, आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रोक कर रखे हो, उसको बहुत सारे टैरिफ कोटा लगा दिया हो, तो उसको आपको हटाना होगा या फिर कम करना होगा। तो आपको जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स है उसमें चेंजेस लाना होगा। तो ये कंडीशन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इन शर्तों में IMF एंड वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस किया था, 2.25 लोन IMF से मिला था। ये कंडीशंस क्या क्या दिया था, फिजिकल डेफिसिट को कम करो। ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये इंडिया को बोला था कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है इसको थोड़ा सा कम करो और इकोनॉमी को ग्लोबल करो, ग्लोबलाइजेशन कर कीजिए, ओपन टू ऑल कीजिए। न्यू इकोनॉमिक लीडरशिप, नरसिंह राव बिकेम PM, अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज FM। नरसिंह राव PM हुआ था तो मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। तो ही अनाउंस बोल्ड रिफॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये जो मनमोहन सिंह है, तो ये जो फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसको बोलते हैं। तो 1991 जुलाई में ये इकोनॉमिक पॉलिसी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं इसको। तो ये रिफॉर्म लाया था FM ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, मनमोहन सिंह ने। एंड रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी टू हैंडल दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को झेलने के लिए ये रिफॉर्म्स लाया गया था। इस बजट स्पीच में ये इसको डिक्लेयर किया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, एक चीज़ देखिए, रूपी डिवैल्यूएट किया था 2 टाइम्स, जुलाई 1 में एक बार किया था और जुलाई 3 में 1991 में। रूपी डिवैल्यूएशन करना मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर रुपीज़ को डिवैल्यू किया जाए तो हमारा जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने से हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये इसलिए ये बोल्ड स्टेप लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि रुपी का जो वैल्यू है उसको और डिवैल्यू कर दीजिए। मतलब अगर उस टाइम आई थिंक 17 to 18 रुपीज़ था $1, मतलब, तो उसको और भी ज़्यादा कर दिया, 23 कर दिया मतलब। तो इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, बाहर से जब कुछ चीज़ें लाते हैं तो उसको पेमेंट हम लोगों को, उसको बाहर से जब कुछ चीज़ें लाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। जब एक्सपोर्ट हम करते हैं, जब कुछ चीज़ें हम बेचते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है। इससे फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा आता है इंडिया में। अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा आएगा तो फॉरेक्स रिजर्व का जो जब फॉरेन मनी ज़्यादा आएगा इंडिया में तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। तो इससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी स्ट्रांग होगा और जो इंडियन रुपीज़ भी है वो भी बाद में वैल्यूएशन उसका बढ़ जाएगा। तो ये स्टेप लिया था। ट्रेड एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन टेम्पोररी, रिमूव इंपोर्ट लाइसेंस, जो इंपोर्ट लाइसेंस था इंपोर्ट का वो टेम्पोररी हटा दिया गया था फॉर एसेंशियल आइटम, जितना भी एसेंशियल आइटम है उसके लिए। मेड इट ईजियर टू ब्रिंग इन फॉरेन गुड टेम्पोररीली। तो ये स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो कंसेप्चुअल लगा और अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड share it to your friend. Thank you.